हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। तो इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में हमने क्या स्टडी किया था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन को, जिसमें हमने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। और हमने उसमें बताया भी था आपको कि हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, जिसमें हमने बताया था पहला टॉपिक हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमने पढ़ लिया, फार्मूला भी बता दिया आपको, ग्राफ भी बता दिया, और इसका यूनिट अभी हमने बचा था। और आज हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पढ़ेंगे और उसके बाद से रेट लॉ पढ़ेंगे, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ से पहले हम लोग ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमारी यही चीजें रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना है यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ना है? यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, क्योंकि हमने बताया था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपान में टाइम होता है, अपान में चेंज इन टाइम होता है। तो ये अपना आर का मतलब फार्मूला होता है। और रिएक्टेंट के केस में माइनस में डेल्टा आर अपान डेल्टा टी होता है, और प्रोडक्ट के केस में प्लस में होता है, क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज होता है और रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है टाइम के साथ। इंस्टेनियस में डेल्टा कर देते हैं डी बाई। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट अगर एसआई की बात करें तो सेकेंड होता है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो लीटर को अगर हम ऊपर ले जाएं तो मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आपका हो जाएगा रेट का यूनिट। ठीक है, तो रेट का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये आपका हो गया लिक्विड्स के लिए। फॉर गैसियस मीडियम, अगर गैसियस मीडियम की बात करें हम, तो गैसियस मीडियम में हम लोग इसको पार्शियल प्रेशर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पार्शियल प्रेशर से। किससे डिनोट करते हैं? पार्शियल प्रेशर से, जिसको हम एटीएम में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो रेट क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसको हम रेट से बोलते हैं। तो रेट मतलब तब ये हो जाएगा डिफिनेशन उसके हिसाब से। अब उसके हिसाब से यूनिट क्या होगा? ठीक है, अभी हमने क्या बताया आपको कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर के लिए जो होता है यूनिट, पहले तो गैसियस मीडियम के लिए रेट क्या होता है। जैसे ये जितना भी हमने आपको बताया ये सब आपका था, ये क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट के लिए। अब गैसियस स्टेट में क्या होता है? तो गैसियस स्टेट का डिफिनीशन रेट का क्या होता है, इसको आप देखिए सबसे पहले। तो द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर, इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट, ये होता है। ठीक है, मतलब हमने इसके पहले क्या बताया? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो गैसियस स्टेट में चेंज इन पार्शियल प्रेशर, चेंज इन पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पार्शियल प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एटीएम। तो इसके हिसाब से रेट क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से रेट हो जाएगा एटीएम पर सेकेंड या एटीएम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, गैसियस मीडियम के लिए। किस मीडियम के लिए? गैसियस मीडियम के लिए ये यूनिट हो जाएगा। थोड़ा सा अगर लाइट इधर से हो रहा है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हमारा सेकेंड टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आज की टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये तो पुरानी ही टॉपिक थी। तो टॉपिक 2 अपना स्टार्ट हो रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिए, सबसे पहला जो फैक्टर्स अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो है
आपका टेम्परेचर, वो है आपका टेम्परेचर। देखिए पहले तो रिएक्शन होता कैसे है, तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन होता है, जैसे मान लीजिए दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच कोलिजन हो रहा है, ठीक है, तो जब ये कोलिजन होगा तो ये टकरा के ये चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है, ये मान लीजिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, ये टकरा है और ये आपका प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो ड्यू टू द कोलिजन, आगे हम लोग कोलिजन थ्योरी भी पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक जानना है कि कोलिजन्स की वजह से हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब प्रोसीड करता है। तो जैसे ही हम इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच जो होगा मोशन चालू होगा और इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, जिससे कि उनके बीच कोलिजन ज्यादा होगा, क्योंकि टक्करों जो कोलिजन्स है हीट पे डिपेंड करेगा, हीट बढ़ाएंगे तो इनके मॉलिक्यूल में मोशन आएगा, ठीक है, और इस मोशन की वजह से इनमें कोलिजन और ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो रेट भी बढ़ेगा, यानी कि रेट जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ाएंगे। अब कितना डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, ये आर्हीनियस ने बताया था, ठीक है, आर्हीनियस का एक इक्वेशन है, ए इक्वल टू ई ए नॉट ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी, उससे हमको अभी यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ केवल हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो ये देखा गया कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करें, टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाएं, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री पर हमारा रिएक्शन हो रहा था, तो 30 डिग्री पर रिएक्शन का रेट था 50 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब जैसे ही हम इसको 10 डिग्री बढ़ा दिए, 10 डिग्री बढ़ाने मतलब कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री, तो देखा गया कि रेट दोगुना हो जाता है, यानी 50 जगह पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, समझ में आया। तो टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने देखा गया है कि रेट जो होता है कितना गुना हो जाता है, 2R। ये जनरली देखा गया है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली रिएक्शन में 10 डिग्री बढ़ाने पर उसका रिएक्शन का रेट कितना हो जाता है, 2 गुना। तो पहला आपका रेट पे ऐसे डिपेंड करता है, उसके बाद से दूसरा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, ठीक है। और ये हमने टॉपिक जब आपको बताया था तभी बता दिया था कि इसमें आपको 4 टॉपिक पढ़ना था। तो दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई रिएक्टेंट लिया, बहुत कम मात्रा में लिया, जब कहो बहुत कम मात्रा में रिएक्टेंट लिया तो उनके बीच कोलिजन भी कम होगा, कोलिजन भी क्या होगा, कम होगा। तो देखा गया कि जब हम रिएक्टेंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं और ज्यादा रिएक्टेंट लेते हैं, तो रिएक्टेंट ज्यादा लेने से क्या होता है, उनके बीच कोलिजन्स भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये देखा गया है कि जब ज्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन होता है तो रिएक्टेंट की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, रिएक्टेंट कर रहे हैं, रिएक्शन का रेट जो होता है ज्यादा होता है। तो जब ज्यादा वैल्यू हम लेंगे, ज्यादा मात्रा में हम लेंगे रिएक्टेंट्स को, तो उसका रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी रेट बढ़ाने, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है फॉर द केस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये हो गया अपना सेकेंड। और अभी इसको हम सबको डिटेल वाइज पढ़ेंगे, अभी तो बस आपको एक बेसिक बताया जा रहा है कि ये ऐसे इसको अफेक्ट करता है। अब तीसरा अपना है कैटलिस्ट, तीसरा अपना क्या है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का नाम ही आपने जानते होंगे। तो कैटलिस्ट में भी 2 टाइप का होता है, एक कैटलिस्ट होता है और एक इनहिबिटर होता है। ऐसे सब्सटेंस जो किसी रेट को इंक्रीज करते हैं उनको कैटलिस्ट बोलते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो किसी रेट को डिक्रीज करते हैं, किसी रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं, उन्हें इनहिबिटर बोलते हैं। पॉइजन या पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, एक को निगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। तो जो सब्सटेंस इंक्रीज करेगा, रेट को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, वो अपने हिसाब से होगा। तो उसको इंक्रीज करने वाले को पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे और डिक्रीज करने वालों को निगेटिव। इसको इनहिबिटर बोलते हैं एंजाइम के केस में, ठीक है, जो रेट को स्लो करता है। तो ये हो जाएगा आपका कैटलिस्ट। फिर चौथा आपका हो जाएगा सरफेस एरिया। चौथा आपका हो जाएगा सरफेस एरिया। देखिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया, मान लीजिए ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया है, तो इस पे कम कोलिजन, कम एटम्स आएंगे और कोलिजन भी कम होगा। लेकिन सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो उस पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो कोलिजन्स बढ़ते हैं, कोलिजन्स बनते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है इन द केस ऑफ सरफेस एरिया। तो आपको रेट जो होते हैं 4 चीज पे डिपेंड करते हैं। अभी हमने आपको बता दिया, सबसे पहले टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ता है कितना, 10 डिग्री बढ़ाएंगे लगभग 2 गुना हो जाएगा। फिर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज होगा और बढ़ेगा। और कैटलिस्ट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इंक्रीज करता है, नेगेटिव डिक्रीज करता है। और चौथा है आपका
सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो नंबर ऑफ उस पे जो एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स है उनके नंबर्स बढ़ेंगे। एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स के जब नंबर बढ़ेंगे तो फिर आपका उसका रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपना इसी टॉपिक सेकंड का जो नेक्स्ट सब टॉपिक है जिसका नाम है रेट लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट लॉ। क्योंकि आपने 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। आपने पढ़ा था क्लास 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसी से उठाया गया है रेट लॉ। तो टॉपिक 2 का जो अगला हेडिंग है अपना, उसमें है आपका रेट लॉ। और अभी इन सभी चीजों को हम ऐसे 3D वीडियो से भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपका अगला टॉपिक है रेट लॉ, ठीक है। तो रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ में जैसे कोई रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है A+B जो है से P बन रहा है, तो रेट लॉ क्या है? दिस इज द लॉ विच रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द concentration of reactants and does not depend upon the concentration of product। यानी ये रेट जो है वो केवल A के कंसंट्रेशन पे और B के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब रेट लॉ से ही एक आता है रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, रेट इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जो रेट लॉ से बना हो। जैसे कि अगर हम इसको हटाते हैं कंसंट्रेशन, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो K आता है और इसके पावर में जो है ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग इसमें रेट लॉ फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेट लॉ आपको क्लास 11th में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि रेट लॉ क्या कहता है कि किसी रिएक्शन का अगर रेट जो है उसके एक्टिव मास हमने आपको 11th में ही बताया था, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ इसमें भी होता है। रेट लॉ ये ऐसा लॉ है, द लॉ विच रिलेट्स द रेट टू द रिएक्टेंट, रेट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी ऐसा लॉ जिसमें किसी रेट ऑफ रिएक्शन को केवल हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रिलेट करें, उस लॉ को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ, ठीक है। अब जैसे कोई एक रिएक्शन है A+B से C बन रहा है, तो रेट लॉ ये कहता है कि जो इसका रेट होगा वो केवल कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B के डिपेंड करेगा और इसके ऊपर X और Y होगा, ठीक है। समझ में आया रेट लॉ क्या कहता है? तो रेट लॉ क्या कहता है आपको ये समझने के लिए, इसमें अब इसमें देखिए, जैसे अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी दिया हो, जैसे कि A कैपिटल A, स्मॉल b कैपिटल B, स्मॉल c कैपिटल C, स्मॉल d कैपिटल D, तो इसका जो रेट होगा वह A और B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसके ऊपर X और Y होगा। और ये X जो है A के इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इस A के। और ये जो Y है वह स्मॉल b के इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देने वाली चीज़ है कि जो ये चीज़ होती है X और Y, ये प्रैक्टिकली मतलब हम लोग डिनोट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली चीज़ है कि अगर हम मान लीजिए कंसंट्रेशन A का इंक्रीज कर रहे हैं तो R कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर नहीं इंक्रीज हो रहा होगा तो 0 हो जाएगा, अगर 2 गुना इंक्रीज हो रहा होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे X की वैल्यू आएगा। समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये है कि जो रेट है, अभी इसको हम एक 3D एनिमेटेड वीडियो से भी एक्सप्लेन करेंगे कि जो रेट है वो जो किस कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, वो कैसे डिपेंड कर रहा है। X और Y की जो वैल्यू है वो आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा से मिलता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, दिस इज द रेट लॉ।
तो रेट लॉ को हम लोग 3D एनिमेशन से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग को, रुकिए 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, हाँ, तो अभी हमने आपको बताया कि रेट लॉ जो होता है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और एक और चीज़, रेट लॉ से ही रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन आता है, ठीक है। जो इक्वेशन आ रहा था उसे हम लोग बोलते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ना कि बैलेंस इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि इसके सामने 1 है और 3 है तो x की वैल्यू 1 हो गया और y की वैल्यू 3 हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा पे होता है, ना कि बैलेंस इक्वेशन को देख के बता पाते हैं रेट लॉ, ठीक है। जैसे कोई एक रिएक्शन है जिसमें A के m मोल्स, B के n और ऐसे आपका बन रहा है, तो रेट लॉ m और n जो है वो हो सकता है कि इक्वल हो भी हो x और y, हो सकता है नहीं भी इक्वल हो, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट है, a और b मिलाने से c और d बन रहा है आपका, तो इसमें रेट जो होगा a के पावर x और b के पावर y होगा। अब ये m और n x और y के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूजन होने वाली दिक्कत नहीं है, अभी हमने आपको बताया। अब जो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो जो k आता है उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। इसके बाद और इसकी जो यूनिट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर कंपटीशन एग्जाम में इसकी यूनिट पूछती है रेट कांस्टेंट की, तो आगे अभी हम इसका बताएंगे रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। और ये x और y हमने बताया m और n के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यही है। और इसकी जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर या जिसको मोलरिटी कहते हैं वो होता है रेट लॉ में, के की यूनिट जो होती है, ठीक है। के का रेट, तो रेट लॉ में अभी हमने बताया कि रेट लॉ इक्वल टू k a के पावर x b के पावर y हो गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जो भी आएगा उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन और इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, और यहाँ से हम लोग यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच मस्ट कोलाइड टू ब्रिंग आउट द रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो क्या हो, मस्ट कोलाइड करें जिससे कि रिएक्शन हो, ठीक है। और रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू जो रिएक्शन को अल्टर करे, रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, अल्टर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिखना है, द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन छोटा करके रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट्स, इन दोनों को जो हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमको जो सिलेबस में पढ़ना है वो आपको सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि x प्लस y दोनों को जोड़ने पे जीरो हो। यानी अगर कोई रिएक्शन है a से p और इसका रेट जो है a के पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। इसका एग्जांपल आपको मिल जाएगा H2 प्लस Cl2 मैक्स 2 HCl, और कई बार आपका एग्जाम में पूछा है। ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, यानी इसका जो रेट है वो ना हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना Cl2 के, यानी कि हाइड्रोजन का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं और Cl2 का बढ़ाएं, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए इस ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन के केवल एक पावर पर डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के ए के पावर 2। तो हमने बताया था आपको SN1 जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का होता है और SN2 जो होता है सेकेंड ऑर्डर का होता है। कोई भी SN1 SN2 आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, लिख दीजिएगा एग्जाम्पल में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका CH3CH3Cl ROH, तो ये हो जाएगा CH3CH3CH3OH और CH3CH2OH ROH CH3CH2Cl रहेगा OH, ये आपका हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कंसंट्रेशन के पावर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो नहीं, बल्कि जो प्रैक्टिकली डाटा से जो x y की वैल्यू जो मिलती है उसका सम करने से जो वैल्यू निकलता है उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और देखिए ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए केवल होता है,
ठीक है। अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मतलब बात करने का मतलब हुआ कि अगर हम बात करें जैसे कि ये एसिड वन रिएक्शन की बात करें जिसमें 2 स्टेप में होता है, ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से अगर बात करें हम, तो ये आपका हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको तो स्टडी करना ही करना है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो R इक्वल टू के और R के पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट हमको पढ़ना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर हम बताएं तो याद रखिएगा, R का यूनिट होता है मोल इंटू लीटर पे इनवर्स इंटू सेकेंड पे इनवर्स, और ये हो गया के। अब मान लीजिए हम एक जनरल फार्मूला बना रहे हैं x, तो ये हो गया R के पावर x। तो यहां से k इक्वल टू हो गया मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन R। R का यूनिट क्या होता है? केवल होता है मोल इंटू लीटर पे इनवर्स, तो इसके ऊपर हो गया x। अब इसी से आप जीरो ऑर्डर की रख के फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी रख के किसी का भी बना सकते हैं। तो फॉर जीरो ऑर्डर के लिए x की वैल्यू 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 करें 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, अपान में मोल इंटू लीटर इनवर्स के पावर 0। और किसी भी चीज के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका हो जाएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर एक्स की वैल्यू हम रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू मोल इंटू लीटर पे इनवर्स सेकेंड पे इनवर्स अपान में, इसके ऊपर 1 हो जाएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो मोल इंटू लीटर इनवर्स, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो के इक्वल टू मोल ऊपर जाएगा तो मोल से मोल कट जाएगा, लीटर इनवर्स कट जाएगा, तो बस बचेगा सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। फॉर सेकेंड ऑर्डर, अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो x की वैल्यू कितना रखेंगे? 2 रखेंगे इसमें, तो k इक्वल टू हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इसके ऊपर 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो मोल के पावर 2 इंटू लीटर के ऊपर -2। तो मोल जब 2 ऊपर जाएगा तो इस पे 1 है तो माइनस में जाएगा, तो 1 - 2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा मोल के ऊपर -1, और -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो केवल 1 बचेगा, तो लीटर के पावर 1 और सेकेंड पे इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी एक ट्रिक है याद करने का, तो याद करने का ट्रिक यही है कि जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए आपको जो रेट का यूनिट होता है वही के का होता है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू बस सेकेंड होता है, तो सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। सेकेंड के लिए ये यहाँ चला आता है, तो मोल पे -1 और लीटर इंटू सेकेंड पे -1, ये आपको याद रखना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप समझ गए। एक साथ हम सबका न्यूमेरिकल लगाएंगे, एक साथ पीडीएफ निकाल कर सारा का न्यूमेरिकल एक साथ आप हम लगाएंगे, जिससे आपको याद करने में कोई समस्या ना हो, देखने में मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग बात करें अगर, तो ऑर्डर पढ़ लिया हमने कि रेट एक्सप्रेशन में
जो कोफिशिएंट होते हैं, मतलब रिएक्टेंट के जो पावर होते हैं, उनका जो सम होता है, उनको अगर ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी। क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी। और देखिए, जब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मान लीजिए यही रिएक्शन जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है इसका, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता है, क्लोरीन निकलता है। तो इस रिएक्शन का 2 स्टेप है, तो ये हो जाएगा CH3CCH3CH3Cl। और पहले स्टेप में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपना लेके निकल जाता है, CH3CH3CH3, तो कार्बोकेटाइन बनता है। फिर स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, तो CH3CCH3CH3, और अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रंट साइड से और बैक साइड से, तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। एक ये बनेगा CH3CCH3CH3OH, और एक इधर वाला बनेगा OH तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ। तो अगर कोई रिएक्शन 2 स्टेप में होता है तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक से ज्यादा स्टेप में अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब इस रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइन करता है, यानी उसी से हम लोग रेट निकालते हैं, तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, जो रिएक्शन का स्टेप जो है वो क्या हो, स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कंप्लीटली स्टडी कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये देखिए एग्जाम में अक्सर पूछता है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल आपका एलिमेंटल रिएक्शन के लिए है, आपका ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच मस्ट कोलाइड टू ब्रिंग द रिएक्शन टू स्टार्ट द रिएक्शन। रिएक्टेंट के वे मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं आपस में कोलाइड करके, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये केवल किस रिएक्शन के लिए होता है, केवल आपका इसको थोड़ा सा मॉलिक्यूलरिटी, जैसे मान लीजिए A प्लस B से C बन रहा है, तो कितना A है कितना B है, तो मान लीजिए 1 1 1 है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं होता है, जैसे अगर हम बात करें H2 प्लस Cl2 मैक्स 2HCl, तो कितना हाइड्रोजन है तो 1, कितना क्लोरीन है तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम ऑर्डर और इसको बढ़िया थोड़ा एक बार वीडियो के थ्रू देख लिया जाए। तो यह हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्स और वाई को ऐड करते हैं, तो हमने बताया था इससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करते हैं। और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो
ऑर्डर हो गया, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन देखिए, ये का हमने बताया था एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझेंगे तो ये समझिए आप लोग। एसीटोन का रिएक्शन हम ब्रोमीन से करा रहे हैं तो आपका ये रिएक्शन बन रहा है और HBr बन रहा है। तो हमने इनिशियल ब्रोमीन जो है 0.1 मोल लिया है और एसीटोन जो है हमने 0.1 में लिया है और शुरुआत का कंसंट्रेशन कितना है, रेट कितना है 1.64 × 10⁻⁵। फिर कुछ समय बाद ये 0.2 मोल हो गया है। एक मिनट थोड़ा सा और हम किया, ठीक है। तो इसमें आप अगर देखिएगा तो फिर हमने इसको दोगुना किया और इसको सेम रखा तो रेट थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है। फिर इसको सेम रख के इसको दोगुना किया तो रेट बहुत ज्यादा अल्टर हो गया। देखिए समझ आ रहा क्या कर रहे हैं। जैसे देखिए शुरुआत में हमने दोनों 0.1 मोल लिया है, इस रिएक्शन में दोनों को हमने कितना लिया है 0.1 मोल लिया है। तो देखेंगे कि रेट आपका 1.64 के अराउंड कुछ आ रहा है, ठीक है। हाँ ऑप्शन में आ रहा है वीडियो। उसके बाद जब हमने इसको दोगुना किया ब्रोमीन को तो ज्यादा रेट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है। इसको हमने कांस्टेंट रखा, फिर हमने बाद में क्या किया इसको कांस्टेंट रखा, इसको दोगुना कर दिया तो रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। यानी कि जो रेट है वो ज्यादा डिपेंड किस पे किया है, इस पे। तो अब हम दोनों के रिस्पेक्ट में रेट निकालेंगे, उसके बाद से हम ओवरऑल रेट इसका ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। पहले इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके रिस्पेक्ट में, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों से हमारा अपना क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि डबल किया गया है, फिर नेग्लिजिबल है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जैसे इसको हमने किया तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में चेंज हुआ है, यही आपको लिख के दिखाया जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये रेट है फार्मूला का और ये आपका ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है ए के रिस्पेक्ट में, इसको बाद में हम ग्राफ एक साथ समझाएंगे, और बी के रिस्पेक्ट में तो ये आपका रेट निकल जाएगा। इस पे अगर हम लगाएं फार्मूला तो ये पहले इसके लिए देखिए, हाँ पहले इसके लिए 0.1 के पावर y हो गया और 0.1 के पावर x हो गया, ठीक है। इसके पावर x मान लिया, इसके पावर y मान लिया, तो ये पहले केस का रेट हो गया R1 जिसे बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरे के केस में लिखेंगे तो फिर हम इसकी वैल्यू 0.2 लेंगे ब्रोमीन वाले का, ठीक है, और इसके पावर y हम मान रहे हैं और इसके पावर 0.1 लेके x मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले तीसरा भी लिखते हैं तो 0.1 के पावर y और 0.2 के पावर x हो जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, रेट 1 और रेट 2 को डिवाइड कर देंगे तो k से k कट जाएगा, इससे a कट जाएगा और 0.1 अपन 0.2 के पावर y हो जाएगा, ठीक है। यानी कि Br2 वाले के पावर y हो जाएगा। बाकी ये CH3CO जो है एसीटोन जो है उसको कैंसिल हो जाएगा और k से k भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए आप, तो ये आपका कैंसिल हो गया, बचा ये 0.2 अपन 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट गया तो 1 हो गया और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2/1 हुआ तो केवल 2 हो गया। तो y की वैल्यू अगर हम इसके पावर 0 कर दें तो y यहाँ से 1 आ गया, यानी 0 ऑर्डर का रिएक्शन है y के रिस्पेक्ट में। तो हमने आपको पहले बताया है कि ब्रोमीन को बढ़ाने पे ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में आपको x की वैल्यू कितना निकलेगा, सेम प्रोसीजर से 1, यानी कि एसीटोन के रिस्पेक्ट में 1 है तो कुल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 1, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया, हम लोग पढ़ लिए, ज्यादा हो गया ये। अब हम लोग का मॉलिक्यूलर चले, ठीक है। तो के का जो यूनिट है ये बताएं हम आपको कैसे निकालेंगे, सारा प्रोसीजर हमने बता दिया है, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है।
एक हो गया मॉलिक्युलरिटी। अब हमारा है मॉलिक्युलरिटी, ठीक है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा मॉलिक्युलरिटी। तो एक रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्शन करने पे 2CO2 बनता है। यह CO2 का एक मैकेनिज्म है, C प्लस हाफ O2 CO बनता है, फिर CO प्लस O2 से CO2 बनता है। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे ये जो है डिपेंड नहीं करता, ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, जैसे इसमें 2 और 1 3 मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे कोई मतलब नहीं हो, अलग अलग मॉलिक्युलरिटी निकलता है। जैसे एक रिएक्शन HBrO2 से ये बन रहा है, ये 4 स्टेप में हो रहा है, ये जो टोटल रिएक्शन है ये 4 रिएक्शन हो रहा है, चारों अलग अलग एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसके लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इन सब के लिए मॉलिक्युलरिटी का है। यानी कॉम्प्लेक्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी टर्म यूज ही नहीं किया जाता है, केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए जैसे ये 3 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के हैं, ठीक है, तो ये जो कोलाइड करेंगे तो इससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा। The number of reacting molecule must collide to bring out the product is known as molecularity। जैसे कोलाइड किया तो याद रख लिएगा आप लोग, which collide with each other to bring about a chemical reaction is known as हाँ प्रोडक्ट। तो इसमें 3 मॉलिक्यूल किया था तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब मॉलिक्युलरिटी और मैकेनिज्म देखिए, अब 3 टाइप के मॉलिक्युलरिटी हो गया, एक यूनिमॉलिक्युलर, एक बायोमॉलिक्युलर। एक ही मॉलिक्यूल 2 में टूट गया, ठीक है, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन, सिंगल मॉलिक्यूल से बना है। बायोमॉलिक्यूल में 2 कंबाइन करेंगे, जैसे ये एग्जांपल हो गया, एक ही टूट रहा है 2 में, तो इधर का तो एक ही है, तो ये यूनिमॉलिक्युलर हो गया। अब देखिए दोनों कंबाइन हुआ तो 2 में टूट गया, तो ये हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल, तो बायोमॉलिक्युलर। इसका एग्जांपल बहुत सारे हैं, नेचर में ज्यादा यही पाए जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल ये हो गया। अब ये ट्राई मॉलिक्यूलर, तो ट्राई मॉलिक्यूलर में 3 कंबाइन हुआ है तो प्रोडक्ट बना है, ठीक है। ये बहुत रेयर होते हैं, हाईएस्ट मॉलिक्युलरिटी यही होती है, जैसे एक एग्जांपल हो गया टुगेदर। अब क्या 3 से ज्यादा होते हैं? नहीं होते, बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं मिलता है कोलाइड करने के लिए। अगर 4 मॉलिक्यूल हो गया तो उनका कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हाईएस्ट मॉलिक्युलरिटी 3 ही होती है, उससे ज्यादा वाले रेयर होते हैं। जैसे देखिए इसमें कोलिजन प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा है, 4 मॉलिक्यूल कहाँ कोलिजन हो रहा है अच्छे तरीके से। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हाईएस्ट जो होता है वो 3 ही होता है, 3 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब 4 के अलाउंग जो कोलिजन हुआ है प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तो प्रोडक्ट नहीं हो रहा है। अब ये देखिए 3 मॉलिक्यूल्स में जो है कोलिजन पूरा परफेक्ट हुआ है, ठीक है, इसमें ज्यादा कोलिजन हो रहा है, इसमें कम। तो आप इस टॉपिक को समझ लिए होंगे। रेयर रिएक्शन बहुत कम होते हैं ये, ठीक है, तो मोर देन 3 होते ही नहीं, कहने का मतलब है। और मतलब कि वो कई स्टेप में होता है, जो जिसमें 4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो एलिमेंट्री होता ही नहीं है, वो होता है आपका ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें 2 और 1 3 इन्वॉल्व हुआ है तो 3 इसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। अब इसमें अलग अलग निकलेगा, जैसे इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी होगी आपकी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी तो होगी ही नहीं। अब ये ना कहिएगा 4 और 1 5 हो गया, जैसे कई बच्चे ये वाला रिएक्शन जो अमोनिया बनता है M2 + 3H2 max 2NH3, इसकी मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं 3 और 1 4। तो बाबू ये जो रिएक्शन है वह एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, जो हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है वो कई स्टेप में होता है, ठीक है। आप उसका पूरा डायग्राम देखते होंगे, तो पहले में हम M2 3H2 1:3 में लेते हैं, फिर कंप्रेशन ट्यूब, फिर वो आता है, फिर वहां से बॉयलर ट्यूब में घुमाता है, फिर बनता है, तो वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आप एक चीज ध्यान रखिएगा, when reaction is involved more than one step, the elementary step that proceed no faster than another step is called the slowest step. The slowest step of the rate is rate determining step. जब कोई रिएक्शन जो है कई स्टेप में हो, ठीक है, तो वो ऐसा स्टेप जो कि सबसे स्लो हो, वही स्लोएस्ट स्टेप को यह बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अभी हमने आपको बताया था, ये SN1 का एग्जांपल लेकर, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल दिया है, एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। तो ये हो गया आपका इतना ही, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा इसमें एक PDF के माध्यम से थोड़ा समझ लिया जाए।
ये कल हमने आपको पढ़ाया था रिएक्शन रेट के बारे में, यहाँ तक इस पीडीएफ से हमने आपको दिखाया था। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने ये पढ़ा दिया आपको सब चीजें, ठीक है। अब क्वेश्चन हम एक साथ लगाएंगे। अब हम लोग रेट एक्सप्रेशन पढ़ ही चुके हैं, ऑर्डर पढ़ चुके हैं हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर हमने पढ़ चुका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर भी पढ़ लिया। अभी ग्राफ ये सब हम एक साथ एक्सप्लेन करेंगे आपको। यूनिट्स पढ़ लिया, टेम्परेचर पढ़ लिया, डिफरेंस देखिए इसमें दिया है। तो हम लोग अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं, जो ये सारा ग्राफ व्राफ है वो सब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए, सारा डेरिवेशन कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और अभी डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर भी एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी न जीरो होता है न फ्रैक्शन में होता है। और उसके बाद से ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डाटा पर डिपेंड करता है, विदाउट एक्सपेरिमेंट हम ऑर्डर बता नहीं सकते हैं। और जो ये मॉलिक्यूलरिटी है वो हम केवल बैलेंस इक्वेशन देख के बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं अप्लाई होती है, लेकिन रेट जो होता है कॉम्प्लेक्स में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको हम बता देंगे आपको। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में सबसे पहले फॉर जीरो ऑर्डर, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं हम लोग। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है आर से पी में, तो इसका जो रेट है वो रिएक्टेंट के जीरो पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और आर की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, डी आर बाई डी टी। तो ये हो जाएगा, इसके पावर जीरो तो उसकी वैल्यू वन हो जाएगा। किसी भी चीज के पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन होता है। तो इसको इधर भेज देंगे, तो माइनस में डी आर इक्वल टू में हो गया के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस में डी आर इक्वल टू के डी टी। लिमिट से द्वारा हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो माइनस आगे चला आएगा और ये हो जाएगा डी आर इक्वल टू में के कांस्टेंट आगे चला जाएगा डी टी। तो आप इंटीग्रेशन का एक फार्मूला याद रखिएगा, डी एक्स इक्वल टू एक्स होता है, एक्स प्लस सी, ठीक है। लास्ट एक ही जगह सी लाते हैं, कांस्टेंट होता है। तो डी आर का डी एक्स का एक्स होता है, तो डी आर का क्या हो जाएगा आर, और डी टी का क्या हो जाएगा टी, ठीक है। और प्लस में आ जाएगा सी, वेयर सी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन के हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो लेट इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है, इनिशियल कंडीशन मतलब जब टाइम जीरो हो, जब टाइम क्या हो जीरो हो। तो जब टाइम जीरो है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, टाइम जीरो होने का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ हो, तो आर अपने 100 अगर ml है तो 100 ml होगा, यानी कि अपना पूरा का पूरा वैल्यू होगा। यानी कि आर की जगह पर हम लिख सकते हैं आर नॉट। आर नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, तो आर की जगह पे कितना पुट करना पड़ेगा आपको, आर नॉट, और ये हो गया के, और टी की जगह कितना पुट करना पड़ेगा जीरो, प्लस में सी। तो ये हो गया सी की वैल्यू कितना निकल गया, माइनस में आर नॉट। तो इनिशियल कंडीशन से आपने सी की वैल्यू निकाल ली। अब यही वैल्यू आपको फिर पुट करना पड़ेगा इक्वेशन वन में, ठीक है। तो ये फिर हम पुट कर देंगे इक्वेशन वन में। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन में हम अगर पुट करें तो ये आर सेम रहेगा और के टी भी सेम रहेगा, बस सी की जगह पे आपको पुट करना है माइनस में आर नॉट, ठीक है। तो ये जो है माइनस यहां चला आएगा, इसको इधर लाओगे प्लस हो जाएगा। ये हो गया आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी। यहां से के की वैल्यू निकल गया आर नॉट माइनस आर अपान में टी। तो याद रखिएगा जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या होता है,
आर नॉट माइनस आर अपान में टी। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्टडी करते हैं। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और दोनों को एक साथ करके फिर उसका हाफ लाइफ का इक्वेशन भी बना लेंगे। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। अब हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा लिखते हैं। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, अलग अलग करना है। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 1 होगा, एक पावर पर डिपेंड करेगा। तो आर इक्वल टू के आर हो जाएगा। आर की वैल्यू कितना होता है, माइनस में डी आर अपान में डी टी इक्वल टू में के आर। आर वार को पास कर लेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। तो माइनस में डी आर अपान में आर इक्वल टू में के डी टी। देखिएगा आर से आर कट मत मार दीजिएगा। एक फार्मूला होता है dx अपान x का फार्मूला होता है log x। ये याद रखिएगा, मैथ वाले बच्चों को मालूम होगा। ठीक है, और इस नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। तो ये दो का हेल्प लेना है। और log x माइनस log y का फार्मूला होता है log x अपान y। तो इसको भी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर अपान में आर, और ये हो जाएगा के डी टी। के कांस्टेंट आगे चला गया, ये हो गया डी आर अपान में आर इक्वल टू में के डी टी। अब वैल्यू पुट कीजिए। अभी हमने बताया कि डी आर अपान आर इस फार्मूले से अगर रखें हम तो log x हो जाएगा, यानी log x से जब क्या है r है। ठीक है, और k अभी बताया था dt का t होता है t, और जब इंटीग्रेशन समाप्त होता है तो प्लस में c। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इफ टाइम 0 होगा, टाइम 0 हो तो r जो होगा वो किसके इक्वल होगा, r नॉट के। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये हो जाएगा log r की जगह कितना रखना है, r नॉट, और k टी की जगह कितना रखना है 0, अब प्लस में c। तो ये खत्म हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितना निकल गया, log r नॉट, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, तो c की वैल्यू कितना आ गया, log r नॉट। अब यही वैल्यू पुट कर देंगे 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो ये हो गया माइनस में log r, ये हो गया के टी अब प्लस सी। सी की जगह हम कितना पुट कर दें, तो सी की जगह हम पुट करते हैं माइनस में log आर नॉट। तो ये प्लस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो log आर नॉट। ठीक है, ये वाला, और इधर माइनस में log आर इक्वल टू में क्या हो गया, के टी। तो अभी बताएं x माइनस वाई का फार्मूला होता है बटा में, तो आर नॉट अपान में क्या हो गया, आर इक्वल टू में क्या हो गया, के टी। इस लाभ को इसमें चेंज करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो log की जगह को लिख देंगे 2.303 log r नॉट अपान में r इक्वल टू में kt। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल गया 2.303 अपान में t log r नॉट अपान में r। समझ आया आपको? तो k का इक्वेशन इसके लिए ये याद रखिएगा। अब यहीं से हम लोग एक और इक्वेशन यार अपना डिराइव कर ले रहे हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बाद हाफ लाइफ। क्या नाम है, हाफ लाइफ। तो दोनों का पहले आप लोग फार्मूला लिखिए, फिर उसके बाद डेरिवेशन हो जाएगा। देखिए अभी हमने आपको दो इक्वेशन डिराइव किया। जीरो ऑर्डर के लिए देखा आर नॉट माइनस आर अपान में टी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आया था k इक्वल टू 2.303 अपान में टी लॉग आर नॉट अपान में आर। ठीक है, तो इसमें अब हाफ लाइफ पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई रिएक्शन है ए से बी और हमने ए लिया था 100 ml। ठीक है,
और 100 ग्राम से 50 इसका आधा यानी 50 ग्राम होने में जो भी समय लगा होगा उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा R0/T होने में जो समय लगेगा उसी को बोलते हैं T हाफ। तो द टाइम इन विच रिएक्टेंट्स गेट्स हाफ टू द इनिशियल वैल्यू इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। तो हमको क्या करना है, यानी R जो है वह इनिशियल का आधा करना है और जो टाइम हो जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे T हाफ। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए 0 ऑर्डर के लिए। तो R0 तो सेम रहेगा, R की जगह पे हमको रखना है R0/2 क्योंकि इनिशियल का आधा करना है, और T की जगह रखना है T हाफ। ये बस डिनोट करने के लिए, ये नहीं कि 1/2 है। तो T हाफ इधर भेज दिए, तो T हाफ इक्वल टू हो गया R0 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये हो गया R0/2 और K चला गया यहाँ पे। तो 2 R0 में से एक R0 गया तो कितना आ गया, केवल R0/2 K। तो ये 0 ऑर्डर के लिए होता है। ठीक है, सब ग्राफ एक साथ हम आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम यही चीज पुट करेंगे, यहाँ पे भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू 2.303, t की जगह पे t हाफ होगा और log R0 की वैल्यू सेम रहेगा और r की जगह पर रखेंगे R0/2, 2 चला जाएगा ऊपर, R0 से R0 कटेगा, t हाफ उधर भेज दिए। तो t हाफ इक्वल टू 2.303 k log 2 की वैल्यू होता है 0.3010, तो 2.303 के 0.3010, तो टी हाफ की वैल्यू हो जाएगा 0.693 के। अब याद रखिएगा कि टी हाफ जो है डिपेंड नहीं कर रहा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, यही प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम में आता है। सो दैट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसी को प्रूव करने के लिए आता है। तो वीडियो देखने को धन्यवाद, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस पे कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक बताए आपको उन सभी टाइप टॉपिक पे न्यूमेरिकल लगाया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा।